बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हिंदुस्तान में अभी जो तारीख के ऊपर नज़र-ए-फ़ानी का अमल जो चल रहा है या रीराइटिंग ऑफ हिस्ट्री चल रही है, उसको काउंटर करने का हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है, जिसके ज़रिए से उसको काउंटर किया जा सके। तो आप देखेंगे कि हमारा रेटोरिक तो रहता है कि हम लोग तारीख में जो तब्दीली लाई जा रही है या निसाब में तब्दीली लाई जा रही है, उस पर हम लोग थोड़ा-सा हंगामा वक़्तन-फ़वक़्तन करते रहते हैं। लेकिन ऐसी कोई काबिल-ए-ज़िक्र कोशिश नहीं हो रही है कि उसके सामने उसको काउंटर कैसे किया जाए, उसको फाइट कैसे किया जाए, उससे नबर्द आज़मा होने की कोशिश कैसे की जाए। तो मेरी ये जो किताब है, जिसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, फॉरगॉटन मुस्लिम एम्पायर्स ऑफ साउथ इंडिया, जिसमें बहमनी एम्पायर, मदुरई, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और मैसूर सल्तनत के ऊपर इसमें तकरीबन 700 सफ़हात में की तसनीफ़ है। तो लेकिन ये पहला, मैं आपको बता दूँ, पहले इस गुफ्तगू से पहले मैं साफ़ कर दूँ कि ये पहली किताब है इस सीरीज़ की। इंशाअल्लाह जो मिडीवल इंडियन हिस्ट्री है, उसको, बल्कि मिडीवल इंडियन मुस्लिम हिस्ट्री है, उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको तकरीबन 6 जिल्दों में डॉक्यूमेंट किया जाए। तो पहली जिल्द तो आप समझे, आप ये किताब जो है फॉरगॉटन मुस्लिम एम्पायर्स ऑफ साउथ इंडिया है। आमतौर पर जब हम लोग गुफ्तगू करते हैं, जब हिंदुस्तान की तारीख की बात होती है, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत की तारीख से। उसके बाद हम फिर आ जाते हैं मुगल तारीख के ऊपर, मुगल पीरियड के ऊपर आ जाते हैं, डायनेस्टी के ऊपर आ जाते हैं। इससे ज़्यादा अगर हम कुछ सोचने की कोशिश करते हैं, तो कुछ दिनों के बाद हम जो है हम बात कर सकते हैं कि अवध में जो नवाब थे या शर्की सल्तनत थे, या बहुत से ज़्यादा हुआ तो हम शेरशाह सूरी को, क्योंकि उसके सिग्निफिकेंस की वजह से हम उसका तज़किरा करते हैं। लेकिन अगर कोई बात करना चाहे साउथ इंडिया की या साउथ इंडिया में मुसलमानों की हिस्ट्री के बारे में, तो बहुत ही ऑब्सक्योर है। ऑब्सक्योर में से इतनी है कि अगर आप तज़किरा करना चाहेंगे कि वहाँ की दक्कन की मुस्लिम सल्तनत का, तो आमतौर पर लोगों का जो आमतौर पर उनकी बात होती है और गुफ्तगू होती है, वो ये कि वो शिया सल्तनत थी और मुगलों ने उनके खिलाफ अपना इसलिए किया कि वो बेसिकली शिया थी। हालांकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कुतुब शाही सल्तनत उसमें शिया थी जरूर, लेकिन निजाम शाही सल्तनत जो अहमदनगर की, वो शिया नहीं थी। काफी बाद में जब उसमें शिया, उसमें बल्कि महदवी जब पेशवा उसमें आए, यानी जब उसका प्राइम मिनिस्टर बना, तो उसने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की और उसमें उसे किसी हद तक कामयाबी मिली। आदिल शाही सल्तनत जो बाद की सब्सिक्वेंट जो दक्कनी सल्तनत थी, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट थी। बुनियादी तौर पर यूसुफ आदिल शाह जो फाउंडर थे उस सल्तनत के, वो खुद तो बताते खुद शिया थे, ईरान से आए थे। लेकिन आप देखेंगे कि आम तौर पर क्या होता था कि उसमें जैसे एक बादशाह का इंतकाल हुआ, फिर उसके जो नया जो बादशाह हुआ, यूजुअली ही वाज अंडर एज। आमतौर पर आप देखेंगे वो 12, 13, 14 साल का बच्चा होता था जो बादशाह बनता था, तो उसका रीजेंट होता था, और वो रीजेंट यूजुअली ही वाज सुन्नी। ऐसा होता था कि यानी जो मेन बादशाह जब वो रहा, तो उस वक्त तक मुल्क का जो स्टेट थी, उसका जो नज़्म नफ्स था, वो शिया डॉक्ट्रिन के लिहाज से चलता, या फिर जो उनके इबादत के जो तरीके थे उस लिहाज से चलता। उसके बाद जब रीजेंट जब सुन्नी होता, तो उसको रिवर्स कर देता और 20, 30, 40 साल तक वो जो था वो फिर दोबारा सुन्नी अंदाज से चलता। इस तरह ये होता रहता, तो अल्टरनेट होता था वहां। और बाद में बहुत से बादशाह वहां पर, जैसे इब्राहिम आदिल शाह जो था, वो खुद सुन्नी था। तो ये यानी मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी अपनी जो कोता चश्मी है, कोता बीनी है, कि हम उसको देख नहीं पा रहे, और हमने ना तो हिस्टोरियोग्राफी में उसका कोई मुकाबले से उसका तज़किरा आया है साउथ में, जो कुछ चंद किताबें लिखी गई हैं। लेकिन अगर आप कोई भी किताब साउथ इंडिया या मिडिवल इंडिया की बात करें, तो उसमें साउथ के मुसलमानों का तज़किरा या साउथ की सल्तनतों का तज़किरा जो है, वो बिल्कुल 1 या 2 पैराग्राफ में होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। लेकिन हमारी तारीख साउथ इंडिया में वैसे ही दरख्शंदा है, वैसे ही ब्राइट है, वैसे ही तो ट्रांसल्यूसेंट, यानी बहुत ही खैरा कर देने वाली, जैसे आपका नॉर्थ में। तो बल्कि मैं कहूँ कि एक जमाने में बहमनी सल्तनत जो थी, वो दिल्ली सल्तनत से ज्यादा पावरफुल थी। जब मोहम्मद बिन तुगलक का इंतकाल हो गया, उसके बाद तैमूर लंग ने जब दिल्ली को रेवेज किया 1390 के आगे तकरीबन, तो उसके बाद जो दिल्ली सल्तनत बची थी, और उस वक्त की जो बहमनी सल्तनत जो थी, जिसको 1347, 45, 47 के बीच में कायम किया गया था, उसका जो साइज था, उसकी जो पावर थी, और उसकी जो यानी जो कोर्ट का जो उसका स्टाइल था, ग्रेसफुल स्टाइल जो था, उसका जो यूरोप था, जो दुआ था, वो दिल्ली सल्तनत के कोर्ट से, उसकी पावर से, उसकी रीच से ज्यादा था। लेकिन हमें पता ही नहीं। आमतौर पर जो आप तस्करा करते हैं बहमनी सल्तनत का या बहमनी किंगडम का, सल्तनत का तस्करा नहीं, नाम नहीं लेंगे, बहमनी किंगडम को तस्करा करते हैं, तो हमारे आमतौर पर बच्चे बड़े ये पूछते हैं कि वाज इट अ हिंदू एम्पायर और वाज इट अ मुस्लिम किंगडम सल्तनत। आज भी मेरी किसी से बात हो रही थी,
तो उसने यही पूछा। तो मुझे बड़ी तकलीफ भी हुई कि बताइए कि हम अपनी तकरीबन 200 साल तक की सल्तनत जो 1345 से 47 के बीच में जो फाउंडिंग इसकी हुई थी, इसको फाउंडेशन बुनियाद पड़ी थी, उसको हम जानते नहीं। ये सल्तनत जो थी वो बाबरी सल्तनत, एक्चुअली इसमें मेरी जो किताब है फॉरवर्डिंग मुस्लिम एम्पायर्स, बेसिकली हमारा मेरा फोकस जो है उसमें बाहमनी एम्पायर पर ही है, क्योंकि बाहमनी एम्पायर जो थी उसको बहुत बड़ी एम्पायर थी, शोर टू शोर एम्पायर, यानी ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट तक लेकर उसकी हुकूमत और उसकी पावर का अंदाजा ये लगाया कि आप विजयनगर सल्तनत जिसका तस्करा बहुत होता है, इसके ऊपर सैकड़ों किताबें लिखी गई हैं, बहुत जबरदस्त जबरदस्त किताबें, और उसके मुकाबले में बाहमनी सल्तनत के बारे में, बाहमनी एम्पायर के बारे में बहुत कम लिखा गया है, ना के बराबर लिखा गया है, बल्कि मैं कहूँ कि उसको हमने मार्जिन पर छोड़ दिया, जहाँ कोई उसका तस्करा ही नहीं कर। तो विजयनगर एम्पायर जो थी उसने 100 साल तक तकरीबन इसको बाहमनी एम्पायर को ट्रिब्यूट, एनुअल ट्रिब्यूट देते थे। और कितनी ही बार ऐसा हुआ कि जब भी उसने ट्रिब्यूट देने से मना किया तो बाहमनी एम्परर्स ने उसको वहां अपनी फौज ले गए, फौज कशी की, उसके जो कैपिटल था उसको रेवेज किया, और यानी उसके ऊपर वो जब भी चाहते तो कब्जा कर लेते, लेकिन उन्होंने उससे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उनका वो समझते थे कि डाउन साउथ, ज्यादा साउथ जाएंगे तो वहां बोले अनलिवेबल एरिया है, जो जहां पर सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट वहां बहुत कम है, तो इस वजह से उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब भी उन्होंने 2-3 बार, एक बार मोहम्मद द थर्ड जो था, वो जो आखिरी जबरदस्त बाहमनी एम्परर था, तकरीबन 1488 में उसका इंतकाल हुआ, तो उसने अपने हेड एज में, जब वो तकरीबन जुनूब के बिल्कुल आखिर तक पहुंच गया था, लेकिन उसने वहां पर कब्जा नहीं किया, वो वापस आ गया। तो बाहमनी एम्पायर की जो फाउंडेशन है, ये इसकी हिस्ट्री अगर आप देखें तो वो डाउनफॉल ऑफ तुगलक एम्पायर से जुड़ी हुई है। यानी जब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी सल्तनत का दारुल सुल्तानत जो है दौलताबाद को बनाया साउथ में, दिल्ली से खत्म करके, दिल्ली से हर चीज को शिफ्ट किया उसने, पूरी सल्तनत को दौलताबाद शिफ्ट किया, तो जब वहां पर को लगा कि यहाँ पर अब बहुत जबरदस्त बादशाह था, आप देखें मोहम्मद बिन तुगलक, उसकी सल्तनत जो थी, मुझे लगता है कि औरंगजेब के जमाने के अलावा को छोड़ दें तो यानी नून तारीख है हिंदुस्तान की, क्रेडिबली नून तारीख है, उसमें उससे बड़ा हिंदुस्तान का साइज शायद कभी नहीं रहा। यानी काबुल से आगे से लेकर बिल्कुल मदुरई तक, गुजरात से लेकर बंगाल तक पूरा उसका कब्जा था, यानी उसकी सल्तनत वहां थी। तो जब उसकी सल्तनत वहां साउथ में जाने के बाद वहां कमजोर हुई और फिर वो दिल्ली शिफ्ट हुआ, तो साउथ में उसके खिलाफ रिवोल्ट्स बहुत हुए, हर जगह हुए, तकरीबन मालवा में हुए, गुजरात में हुए और मदुरई में हुए। सबसे पहली सल्तनत जो टूटी तुगलक से, मोहम्मद बिन तुगलक के कमजोर होने के बाद, वो मदुरई सल्तनत थी, उसका भी नाम हमने ज्यादा नहीं सुना, तो उसका तस्वीर मैं इंशाल्लाह बाद में करूंगा। लेकिन जो सबसे पावरफुल एम्पायर, सबसे पावरफुल जो किंगडम जो इमर्ज हुई, वो साउथ में, तकरीबन दक्कन में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका के काफी बड़े इलाके में, और उसमें तमिलनाडु का भी बड़ा जाता है, वो उसमें वहां तक इसी सल्तनत जो थी। पहले उसमें पहला जो उसका बादशाह बनाया गया, वो उसमें जब रिवोल्ट हुआ तो अंदाजा हुआ कि भाई डिफरेंट एरियाज में रिवोल्ट हो रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पा रहे, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक हिमसेल्फ वाज अ वेरी पावरफुल एम्परर और बहुत ही अच्छा जनरल था, और उसके पास जो जनरल्स थे वो उनमें से एक बहुत ही बड़ी शख्सियत, बहुत बड़े बड़े जनरल्स थे उनमें, जिनको हराना आसान काम नहीं था। तो जितने भी रिवोल्ट्स हुए, आमतौर पर क्या हुआ, उन रिवोल्ट्स को सप्रेस कर दिया गया। तो इन जो ये उमरा जिन्होंने अपराइजिंग की दौलताबाद में और उसके आसपास, उन्होंने ये सोचा कि अगर हम अलग अलग करते हैं तो शायद हम फिर दोबारा जैसे दूसरे लोग हार गए हैं वैसे हम भी खत्म हो जाएंगे और हमें उनकी फौज हरा देंगी। और मोहम्मद बिन तुगलक ने एक बार एक जंग में इनको, जो बामनीज यानी जो फौजें थी उस वक्त, उसको हम बामनी नहीं कहेंगे उस वक्त, जो क्या नाम, इनके खिलाफ जो रिवोल्ट हो रहे थे, तो जो रिवोल्टिंग फोर्सेस थी उनको जाके उसने खुद हरा दिया था, और शहर पर भी कब्जा हो गया था और आसपास के इलाकों में भी कब्जा हो गया। तो उस वक्त इस्माइल मुफ्त नाम के एक जनरल को, जो बहुत ही सीनियर जनरल था, उसको रेबल्स ने अपना बादशाह इलेक्ट किया। आप देखेंगे उस जमाने में पहली बार, यानी मैं तो उस जमाने में सुना नहीं था कि कहीं कोई इस तरह का इलेक्शन का वो होता है, लेकिन वो उसको इलेक्ट किया गया। और देखिए उसने कहा कि मैं बादशाह नहीं बनना चाहता, क्योंकि उस जमाने में उनमें जो रेबल्स थे, रेबल फोर्सेस में एक बहुत मशहूर आदमी था, जो बलगाम का की क्या नाम, उसके पास उसको
मोहम्मद बिन तुगलक ने जागीर दी हुई, उसके पास के बाद इलाके भी थे, वो हसन बहमन शाह। हसन बहमन शाह का ताल्लुक जो था, आपने अलाउद्दीन खिलजी के जमाने में उसके एक बहुत मशहूर जनरल का नाम सुना होगा, जफर खान। तो जफर खान का रिलेटिव में था ये। इसका बाप एक लोकल जमींदार था अफगानिस्तान में, जहां से आए, और उसके बाद वो, इसके बारे में बहुत सारी स्टोरीज है। कहते हैं कि इसका नाम गंगू बहमन था, और गंगू बहमन इसलिए था क्योंकि ये हसन गंगू था, क्योंकि गंगू एक ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण के यहाँ ये एक नौकर था। तो उस ब्राह्मण ने इसको, इसके बारे में जो स्टोरीज है बहुत सारी, फरिश्ता ने, तारीख फरिश्ता में तस्करा किया है कि जब गंगू ब्राह्मण ने इसको, ये गुलाम था, यानी गुलाम मतलब उसको, इसका नौकर था, गुलाम नहीं कहेंगे क्योंकि अफगान था, अफगान गुलाम नहीं हुआ करते थे उस जमाने में, तो नौकर था, तो उसने नौकर रखा, तो अपनी एक जमीन टील करने के लिए उसको दे दी कि यहाँ पर इस जमीन को, ये यहाँ पर ये उसमें खेती करेगा। खेती करने के बाद जो है वो, उसके एक दिन वो जब खेती कर रहा था, उस पर खुदाई कर रहा था, तो उसको एक घड़ा, यानी बहुत सारे घड़े मिले उसमें, बहुत जबरदस्त मालूजर था, सोने और चांदी और बहुत हीरे जवाहरात थे। तो ये लेके ब्राह्मण हसन जो थे, वो जैसा फरिश्ता ने लिखा है कि ये लेके गए अपने मालिक के पास और उसको दे दिया, तो वो इतना खुश हुआ कि वो उसको लेके चला गया तुगलक के दरबार में, और उसके बेटे से उसको इंट्रोड्यूस कराया और कहा कि ये बहुत ही डिपेंडेबल आदमी है, आप उसको ब्राह्मण। लेकिन फिर बाद में बहुत सारे लोग कहते हैं, जैसे तबा तबा ने इसका तस्करा नहीं किया है, तबा तबा ने ये कहा है, जो लिखा है वो ये कि तबा तबा उससे फरिश्ता से पहले था, हालांकि दोनों का पीरियड तकरीबन सेम है। तबा तबा ने लिखा है कि उस जमाने में ये जो है, ये अफगानिस्तान से आए थे और यहाँ पर एक फौज में आए, 3 भाई थे। ये हसन बहमन शाह जो था, वो ही वॉज नॉट द फर्स्ट ऑफ हिज ब्रदर टू रिवोल्ट अगेंस्ट तुगलक। उसका सबसे बड़ा भाई था, उसने रिवोल्ट किया एक जगह हुकूमत बुने साउथ में, लेकिन फिर उसको हरा दिया और इन सबको भेज दिया वापस फिर अफगानिस्तान। तो अक्सर लोग जो कहते हैं, जो किंग जिसने तर्जुमा किया तबा तबा का, उसने फिर बाद में भी जब बहमन शाह, मोहम्मद हसन बहमन शाह ने जब तस्करा वो किया, उसने लिखा है कि ये बिल्कुल मेड अप स्टोरी थी, इसमें कुछ सच्चाई नहीं, क्योंकि अफगान जो थे उस जमाने में, और वो भी खासतौर पर अच्छी फैमिली से आने वाले, वो ऐसा नामुमकिन था कि वो किसी ब्राह्मण क्या नौकरी करते, उनके लिए बादशाह और दूसरे नवाब और जनरल्स, उनके दरवाजे हमेशा खुले हुए थे जहां पर उनको रेडी एम्प्लॉयमेंट मिलता, और ये एक बेकार की स्टोरी है। तो ये खुद बाद में जब हसन बहमन शाह जो थे, जब उसने, जब उस वक्त मैं जब तस्करा कर रहा था पहले का, तो जब इस्माइल मुख ने जब वहां पर उसको जब बनाया गया, तो उसने कहा कि मैं हसन बहमन शाह के रहते हुए मैं यहाँ पर नहीं बन सकता, लेकिन लोगों ने कहा कि नहीं, बहमन शाह, वो हसन जो है वो बिजी है दूसरी जगह पर, अगर उनको बना दिया जाता तो रिवोल्ट जो नाकाम हो जाए। तो खैर वो उसने कहा कि आई एम कीपिंग दिस पोस्ट इन ट्रस्ट फॉर हसन बहमन शाह। आप देखें, फिर उसके बाद जब जंग हुई, उसके बाद और कई जंगे हुई, तो हसन बहमन शाह ने तकरीबन कई जगहों पर उसको, जो तुगलक वहां पर जो जनरल्स थे उनको शिकस्त दी। ही वाज अ वेरी गुड स्ट्रेटजिस्ट, एंड आई मीन थ्रू आउट हिज लाइफ ही शोड मार्वेलस एक्यूमेन। वो लोगों को अगर कई चीजों से, मैंने, किसी ने बाद में पूछा उससे कि आप लोग आपसे मोहब्बत क्यों करते हैं, तो उसने कहा कि मैं लोगों से किसी बगैर किसी वजह के मैं उनका सिर्फ फायदा करता हूँ, उनका नुकसान नहीं करता। तो उसने रियलिटी में भी ये शो किया। आप देखें कि बाद में जब उसने कब्जा भी कर लिया, दौलताबाद पर कब्जा हो गया, इस्माइल मुख ने इनको बाद में अपनी सल्तनत, जो बादशाह, जो न्यूली अनाउंस बादशाह थी, वो इनके हवाले कर दी, क्योंकि उसे पता था कि लोगों का सपोर्ट और लोगों का रिस्पेक्ट बहमन शाह के लिए ज्यादा है। तो बहमन शाह ने जब उसको जब बादशाह बनाया गया, तो उसने ही एज्यूम्ड द नेम ऑफ अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। तो फिर उसी से उनकी पूरी नस्ल चली, और तकरीबन आप देखें कि 1345 में तकरीबन वो बादशाह बने, और उसके बाद से 1488 तक या 1490 तक तो बहुत ही पावरफुल किंगडम थी, जिसे इलाके की कोई, यानी किसी किंगडम ने, किसी एम्पायर ने के बस की बात नहीं थी कि वो उस तक पहुंच सके। सिर्फ एक बार ऐसा हुआ इस पूरी हिस्ट्री में, इनके तकरीबन 150 इयर्स की हिस्ट्री में, जो स्ट्रॉन्ग जो स्टेट थी, कि मालवा का बादशाह एक बार वहां तक, बीदर जो उसका दारुसुल्तानत तक वहां पहुंच। जब उसकी बुनियाद पड़ी, तो पहले, सबसे पहले कुछ दिनों तक तो इसका दारुसुल्तानत जो था, कैपिटल जो था, वो यही था दौलताबाद में। उसके बाद वो यहाँ पर 70-80 साल तक रहा, उसके बाद फिर बीदर पहुंचा। ये कितनी, यानी आप बहमन शाह ने जो है, आप देखें उसने आमतौर पर जो लोगों को वहां पर जो एक्सपेंड किया अपने जो किंगडम को, सल्तनत को, एम्पायर को एक्सपेंड किया, उसमें उसने ढंग से ज्यादा लोगों के दिलों को जीतने पर ध्यान दिया। आप देखेंगे कि जब सिकंदर खान उसका जनरल था, वो तेलंगाना फौज लेकर पहुंचा, और उसने बताया कि मैं यहाँ पर दौलताबाद में एक नया बादशाह
नई डायनेस्टी का फाउंडेशन हुआ है और एक नया बादशाह और सुल्तान इस इलाके में अब वो इज इन पावर। तो वहाँ उस वक्त जो बादशाह था वहाँ का उसका तेलंगाना था, उसने कोई जंग नहीं की। उसने कहा आई एम रेडी टू सबमिट और आई पे एनुअल ट्रिब्यूट्स। तो उसने एनुअल ट्रिब्यूट्स पे किए। फिर उसके बाद कर्नाटक के बहुत सारे इलाकों में, फिर महाराष्ट्र के बहुत सारे इलाकों में जो इन्होंने, और पूरे दक्कन में तकरीबन आंध्र के बहुत सारे इलाकों में इनको कोई जंग ज्यादा नहीं करनी पड़ी। जंग इनकी ज्यादा हुई, कभी जो 2-4 जंगे हुई उसमें भी इन्होंने इतनी फराखदिली का सबूत दिया कि 8-8 महीने तक अगर जो वहां पर सीज चली, उस सीज के बावजूद भी उसने कभी भी ऐसा नहीं है कि जो हारने वाली फौज है उसने कभी कोई नुकसान पहुंचाया हो, उसके फौजियों को नुकसान पहुंचाया हो। ऐसा भी हुआ कि एक बार इनके फौजियों ने जब गुलबर्गा पे कब्जा किया इन्होंने, जो इनकी बाद में कैप्टन हुई, तो वहां इन्होंने कुछ लूट मार हुई, बाद में इन्होंने पूरे सब लोगों को वापस कर दिया, जो भी माल इन्होंने, जो चीज भी लूटी गई थी आम शहरियों। लेकिन उसने एक और चीज ये की कि उसने टू सेट एन एग्जाम्पल ऑफ डिसिप्लिन। उसने अपने जो उसके जनरल्स थे उनमें से किसी ने रिवोल्ट किया और 2-3 लोगों ने रिवोल्ट किया तो उनको उसने माफ नहीं किया। तो बुनियादी तौर पर आप देखें कि जो बहमनी सल्तनत, जो करीबन जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते, वो न सिर्फ पूरे दक्कन में के इलाके में थी, गोवा उसके इलाके में था, गोवा उसमें शामिल था, महाराष्ट्र का बहुत बड़ा इलाका उसमें शामिल था। आप देखें कि उस्मानाबाद, ये सब इलाके जो थे एक जमाने में, इसमें क्या नाम है, इस बहमनी सल्तनत में मैसूर का इलाका, मैसूर के आसपास तक इनके कब्जे में था। फिर पूरा तेलंगाना, पूरा आंध्र का इलाका तकरीबन इनके कब्जे में था। लेकिन हम लोग उस हिस्ट्री को नहीं जानते। मैं 2-3 चीजों के ऊपर एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि एक तो ये कहा जाता है कि तालीम के ऊपर मुसलमानों ने हिंदुस्तान में काम नहीं किया। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि अभी जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे पुरानी जो कॉलेज है जो अभी यूज में है, जहाँ तालीम होती है, वो दिल्ली का अजमेरी गेट पर कॉलेज जाकिर हुसैन कॉलेज है। और उसका नाम पहले जो था 1693 में जब उसको लॉन्च किया गया था तो मदरसा गाजिउद्दीन था, जो एक मुगल जनरल ने लॉन्च किया। तो मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ यही नहीं, ये एक इंस्टेंस हमें बताने के लिए कि अपने जो सामीन को बता दूं कि हम लोग हमारे ऊपर, क्योंकि हमारे लैक ऑफ नॉलेज की वजह से आमतौर पर ऐसा होता है कि दूसरों का रोग हमारे ऊपर पड़ जाता है और हम सही जवाब नहीं दे पाते। साउथ में आप देखें, साउथ में बहमनी सल्तनत में इसका एक बहुत बड़ा मशहूर बादशाह था और इसके जमाने में सुल्तान मोहम्मद शाह द सेकंड, वो ही बिकेम अ किंग बाय चांस। और लेकिन जब वो किंग बादशाह बन गया तो तकरीबन 20 साल तक उसने हुकूमत की। उसने तालीम के मैदान में जो काम किया, मैं उसका तस्करा करना चाहता हूँ कि उसने पूरे तकरीबन जितने बड़े शहर उस सल्तनत में, उसकी सल्तनत, गुलबर्गा हो, बीदर हो, बेलगाम हो, बीजापुर हो, और भी जो शहर थे आसपास के, उन सब में उसने रेजिडेंशियल स्कूल और कॉलेजेस खोले। बच्चों से कोई फीस नहीं लिया। उसमें फ्री रेजिडेंस का इंतजाम था। टीचर्स पूरी दुनिया से उसने बोला। एक और बड़ा जो वो यूनिवर्सिटी जो जिसके अभी भी आसार वहां बाकी है, वो यूनिवर्सिटी थी मदरसा महमूद कवान। हम लोगों ने एक बड़ा इंजस्टिस किया अपने साथ, तो ये कि हम जो है वो अपने बड़े बड़े इदारों का नाम, जैसे हमें मदरसा था, तो हमने हमारे जहन में जो मदरसे अभी हैं, तकरीबन मुस्लिम किसी भी मुस्लिम रिहायशी इलाके में तकरीबन हर मोहल्ले में कोई ना कोई मदरसा होता है, हम उसको उसी लेंस से देखते हैं। जैसे दिल्ली का मदरसा गाजिउद्दीन जो था, और अभी जो जिसको इस कॉलेज का नाम जाकिर हुसैन कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का बड़ा कॉलेज है, तो वो उसके लेवल के वहां पर जो मदरसे जो कायम हुए, जो स्कूल कायम हुए, वो उसी लेवल के थे जो मदरसा गाजिउद्दीन का। लेकिन ये मदरसा महमूद गवान ये स्पेशल था। ये बहुत, जो महमूद गवान ने, जो खुद भी एक स्कॉलर था और जबरदस्त जनरल था, ट्रेडर था उस जमाने में, उसके खुद अपने ताल्लुकात जो थे, यानी उसकी कॉरेस्पॉन्डेंस हुआ करती थी टर्किश बादशाह से, ईरान के बादशाहों से और दूसरों से कॉरेस्पॉन्डेंस होती थी। और वो कॉरेस्पॉन्डेंस ऐसा नहीं कि हम हवा में कह रहे हैं, और उसके तकरीबन खतूत का 150 खतूत का मजमुआ अभी भी मुख्तलिफ लाइब्रेरीज में मौजूद है। और बाज एक साहब तो कह रहे थे कि शायद आर्काइव पर ही मौजूद है, लेकिन वो उसकी साफ नहीं है, उसकी पुरानी जुबान में। बाज लोगों ने तर्जुमा करने की कोशिश भी की है, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई। तो उसकी स्कॉलरशिप जो थी वो वर्ल्ड नोन थी महमूद गवान की। तो यानी महमूद गवान जब आया तो वो जमाना जो था उसके बहमनी एम्पायर की पावर के पीक का था। तो उसने वो जब स्कूल जो था, और वो महमूद गवान के बारे में बता दूं कि वो न सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर था, बल्कि बीजापुर और से लेकर
गोवा तक का जो इलाका है उसका गवर्नर भी था, तो उसको ही ऑन अपने रिसोर्सेज भी थे, क्योंकि वो उस जमाने में घोड़ों का सबसे बड़ा ताजिर था। जब वो आया था तो भी घोड़े और गुलाम की तिजारत के लिए आया था, और उसके बाद उसने उसको मेंटेन रखा उस तिजारत को। कहते हैं कि हजारों हजार घोड़े जो है हर साल तकरीबन वो इम्पोर्ट किया करता था अरब से, क्योंकि बहमनी एम्पायर में उसकी जो सारी जो पावर थी उसकी वजह होती है वो उनकी पावरफुल कैवलरी थी, जिसमें मजबूत अरेबियन फोर्सेस होती थी। हिंदुस्तान के घोड़े जो थे वो कमजोर हुआ करते थे, और वो उसको जो थे लॉन्ग मार्च को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो बाहर से ही सारे घोड़े जो है बाहर से आया करते थे, और वो आमतौर उम्मीद तौर पर गोवा में वहां पर जहाज लंगर अंदाज होते हैं, वहां से फिर उनको लेके आते, या फिर चौल एक दूसरा बड़ा मशहूर जो था उस जमाने में बंदरगाह थी, वहां आते। महमूद गवान आया तो खुद भी महमूद गवान पहले चौल में आया था, उसके बाद फिर वो ब्राह्मणी कैपिटल जो है ब्रिटेन में आया। तो वो मदरसा, उस मदरसे को कायम करने के लिए उसने सारी स्टेट की रिसोर्सेज लगाई। बहुत जबरदस्त मदरसा था। अभी भी आप देखें उसकी जो 3 स्टोरी बिल्डिंग है, जो इसमें आधी सर्वाइव कर रही है, आधी जो है वो औरंगजेब के जमाने में वहां पर उन्होंने गन पाउडर रखा था, तो गन पाउडर में एक्सप्लोजन की वजह से वो आधा तकरीबन हिस्सा उसका बर्बाद हो गया, लेकिन जो आधा हिस्सा कायम है उसको आप देखें तो अभी भी निगाह वो खड़ा करता है। उसमें जो नेटवर्क है, जो उसमें जो पत्थर टाइल्स लगे हुए हैं, आप देखें, वो खुद भी महमूद गवान खुद भी उसको पढ़ाता था। उसने बड़े बड़े स्कॉलर्स तकरीबन पूरी दुनिया से, अरब से, ईरान से, अफगानिस्तान से, टर्की से, तकरीबन जहां पे मिला करते थे स्कॉलर्स होते थे, इनवाइट करते। अब होता है, एक जमाने में हाफिज को बुलाने के लिए मोहम्मद II ने जहाज भेजा और हाफिज तैयार हो गया, हाफिज ऑफ शिराज, लेकिन वो जहाज में बैठे तो उस वक्त तूफान आ गया, तो उन्होंने अपना इरादा चेंज कर दिया। ये बहमनीज जो थे, दे वर वेल नोन अक्रॉस द वर्ल्ड, दे हैड डायरेक्ट रिलेशंस। आप देखें, जब तैमूर लंग ने जब हमला किया दिल्ली पर और दिल्ली को तबाह कर दिया, तो उस वक्त लोगों को अंदेशा हुआ। उस वक्त फिरोज शाह बहमनी एम्पायर का बादशाह था, उसने उसका एम्पायर था, तो उसने उसको अंदेशा हुआ कि कहीं तैमूर जो है अपने किसी बेटे को दिल्ली में पूरे हिंदुस्तान सब कॉन्टिनेंट का बादशाह बनाकर यहाँ पर बुला। तो फिरोज शाह ने, ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट स्कॉलर्स ऑफ हिज टाइम, जबरदस्त स्कॉलर था, जबरदस्त जनरल था, और मैं उसके बारे में भी तस्करा करूंगा इंशाल्लाह। तो उसने जो है वो देख चुका था कि उनको तैमूरी फोर्सेस को हराना जो है बहुत मुश्किल है, तो उसने एक डेलीगेशन भेजा। उस जमाने में डेलीगेशन जो है बहुत सारे गिफ्ट विफ्ट लेके गया वहां पर, और उसके खिदमत में पेश किया इसका खत भी, तो बहुत इंप्रेस हुआ तैमूर। उसने को फिरोज शाह को फर्जंद के लकब से कहा, और कहा कि वैसे ये कि दक्कन का जो इलाका, जो जिसका महाराष्ट्र और दूसरा इलाका जो बहमनी के एम्पायर के अंडर में था, उसने कहा कि मालवा और गुजरात भी उसी की सल्तनत में शामिल, यानी उसकी भी उसने ऑफिशियली उसने एज ए किंग ऑफ इंडिया, ही थॉट दैट ही वाज द किंग ऑफ इंडिया, सम पीपल आल्सो थॉट दैट ही वाज एक्चुअली इन पावर, एंड एट दैट टाइम ही हैड एब्सोल्यूट पावर ओवर, आई मीन द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो उसने उसका नाम लिख के दे दिया कि गुजरात और मालवा का भी जो है वो फरमा रवा या बादशाह उसी को होना चाहिए। ये दूसरी बात है कि मालवा में भी उस जमाने में एक मजबूत हुकूमत थी। आप देखेंगे काफी दिनों तक मालवा और इनकी बहमनीज की जो है वो जंग चलती रही, और एक जमाने में ऐसा हुआ यहाँ तक के मालवीज वो उन्होंने बीदर शहर पर के करीब पहुंच गए और बहुत नुकसान हुआ। उस वक्त गुजरात का जो सुल्तान था 13 साल का, उसने सपोर्ट किया बीदर को, यानी बहमनी सल्तनत को, और बहमनी सल्तनत जो है इनको फाइट ऑफ कर सकते। तो उसके बारे में तस्करा करूं, जो हमारा फिरोज शाह था, फिरोज शाह के बारे में आप सोचें कि वो बहमनी एम्पायर जो एम्पायर था उसका पीक का टाइम था। उसने खुद भी बहुत अच्छा स्कॉलर था, लिखता था। इसके बारे में कहते हैं कि वो ही वाज अ पॉलीग्लॉट, ही वो उसके हरम में तकरीबन था तो सुन्नी, लेकिन उसने शिया यानी उलमा से इजाजत ले ली थी कि वो शादियां कर सकता है ज्यादा। तो उसके हरम में कहा जाता है कि तकरीबन पूरी दुनिया की बड़े बड़े, यानी यहाँ तक कि जॉर्जिया और अरब और ईरान और अफगानिस्तान, इन सब यहाँ तक की हरम में औरतें थी, और वो उनसे उन्हीं की जुबान में बात किया करता है। जो कन्नड़ा की जो अगर खातून है तो उससे कन्नड़ में बात करता, गुजराती से गुजराती जुबान में, अरब से अरबियन जुबान में, जॉर्जियन से जॉर्जियन जुबान में। उसको एक बहुत इन्नेट उसको मलका हासिल था इसके ऊपर, जुबान सीखने के ऊपर। तो दूसरा बहुत बड़ा जनरल था, उसने अपने इलाके, जब उसके दौर में आप देखें कि उसने नासिर मुस्तकिल विजयनगर एम्पायर से, विजयनगर किंगडम से मुस्तकिल उसने सालाना ट्रिब्यूट हासिल की, बल्कि एक बार जब उसने देने से मना कर दिया
तो इसने हमला किया वहां पर। इट वॉज नॉट अनयूजुअल। बहमनीज और विजयनगर की शुरू से तकरीबन, क्योंकि दोनों कंपीटिंग पावर्स थी और दोनों तुगलक डायनेस्टी के फॉल से यानी वीकनिंग की वजह से वजूद में आई थी। तो इन दोनों में हमेशा से आप देखिए शुरू से आखिर तक रहा, जब तक बाद में जो है 1565 में जो दक्कनी सल्तनत छोटी छोटी बन गई थी, जब उन्होंने मिलकर मुत्तहदा तौर पर उसको खत्म कर दिया, नहीं कर दिया विजयनगर एम्पायर को, तब तक वो हमेशा इनके लिए खतरा, किसी न किसी लेवल को खतरा बना। तो उस वक्त जब उन्होंने फिरोज शाह बहमनी को ट्रिब्यूट देने से मना किया, तो उसने हमला किया और इतनी बुरी तरह हराया कि उसने अपनी सारी शर्तें मनवाई। जो जो शर्त उसने, जो बादशाह था उसके रामा राया, उसकी बेटी से शादी, विजयनगर कैपिटल जो था, विजयनगर कैपिटल, उसमें जाकर वो 3 दिन रहा, बादशाह का मेहमान। आप देखिए उसकी हिम्मत। और उसके बाद जब वापस आया तो बहुत सारी चीजें थी उसकी, लेकिन उसमें सबसे बड़ी जो चीज थी वो 4,000 वहां से बहुत ही अकम्पलिश गुलाम लेके आया, बोथ फीमेल्स एंड फीमेल्स। तो आप देखें, यानी ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ। जो दूसरा बादशाह था, हसन शाह था, बेटा जो था अहमद, उसने भी उसके जमाने से ट्रिब्यूट देना शुरू किया था बहमनीज वो विजयनगर एम्पायर वाला। एक और तस्करा मैं करना चाहूँ कि हम लोगों ने मलका जुबैदा का नाम सुना है, हम बहुत उसका जो हारून रशीद की वाइफ थी उसका तकरीबन हर जगह तस्करा होता है, हमारे बच्चे भी जानते हैं। लेकिन हमारे बैकयार्ड खुद बहमनी सल्तनत के दौरान थी, हमारे वहां भी एक मलका जुबैदा थी जो अलाउद्दीन हसन बादशाह की बेवा थी, और अहमद शाह था वन उसकी जो मदर थी। वो जब हज करने के लिए गई अलाउद्दीन हसन शाह के, अलाउद्दीन बानू शाह के इंतकाल के बाद, तो कई हजार लोग यहाँ से उसके साथ में थे, और इस कदर उसके पास रिसोर्सेज थे कि वहां उसने न सिर्फ बहुत सारे रफाही काम कराए, बल्कि उसने 4,000 बच्चों की यानी जोड़ों की शादी, 4,000 जोड़ों की शादी कराई, जिसमें शादी का पूरा खर्च, जहेज भी और शादी का पूरा खर्च भी दिया, और उसके बाद जो है वो महर भी लड़के की तरफ से किया। आप देखिए, हमने जो है वो मलिक जहां का नाम ही, ये मलिका जहां अकेली नहीं थी, वहां जो है एक से बड़ी बगैर साउथ में अगर आप देखें, यहाँ पर हम मुमताज महल की बात करते हैं, नूरजहां की बात करते हैं, साउथ में एक नहीं कई औरतें थी इसी कैलिबर की, जिन्होंने, हम सिर्फ जो दक्कनी सल्तनत है उनमें अगर हम किसी खातून की बात की जाए तो हम की बात उसको जानते हैं, क्या नाम है, चांद बीबी का नाम है। लेकिन चांद बीबी की माँ, वो खुद भी एक बहुत जबरदस्त जनरल थी। उसने यानी जंगों में अपनी फौजों की क़यादत की, उसने हुकूमत की काफी अरसे तक। उसका हैदराबाद में जो हयात बख्शी बेगम एक खातून, उसने तकरीबन 40 साल तक हुकूमत की। उसका जब बेटा अब्दुल्ला जब वहां पर उसको बादशाह बनाया गया 1626 में, तो वो उसकी रीजेंट थी, और चूंकि वो इनकैपेबल बादशाह था तो उसने तकरीबन 40 साल तक वहां पर हुकूमत की। और जब औरंगजेब ने 1626 था, औरंगजेब ने जब 1650s में जब वहां पर सीज की, वहां पर यानी गोलकोंडा के ऊपर फर्शकशी की और उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश की, तो वो बजाते खुद औरंगजेब के साथ निगोशिएशन करने के लिए बादशाह नहीं गया था, या उसका कोई बड़ा जनरल नहीं गया, ये खुद गई। तो अभी भी वहां पर क्या नाम, हैदराबाद में जो है हयात बख्शी बेगम के नाम से मस्जिदें भी हैं, और उसको माँ साहब कहा जाता था। तो वहाँ मसाब टैंक के नाम से जो एरिया अभी हैदराबाद का एक बहुत बड़ा एरिया है, उसको मसाब टैंक के नाम से जाना जाता है। तो माँ साहेब जो थी, इनको माँ साहब कहा जाता था। तो उसने तकरीबन 40 साल तक, तो चांद बीवी की वालदा जो थी वो, उसने तकरीबन अपने निजाम शाही अहमदनगर पर तकरीबन 8-10 साल तक हुकूमत की। नरगिस बानो बेगम, ये तकरीबन इसने, ये जो थी हुमायूं शाह, हमने मुगल बादशाह हुमायूं का नाम सुना है, एक बहुत मशहूर जो है बहमनी बादशाह, उसका नाम, उसकी बेगम, उसका नाम हमने नहीं सुना। तो मुगल एम्परर हुमायूं से तकरीबन 200 साल पहले हुमायूं ने गुलबर्गा पर हुकूमत की, लेकिन उसका जल्दी इंतकाल हो गया। तो उसके बाद उसके बेटे निजाम शाह को जब बनाया गया बादशाह, तो ये नरगिस बानो बेगम जो थी, वो नरगिस बेगम जो थी वो उसके रीजेंट थी। उसके जमाने में मालवा से जंग हुई, और उसने ऐसे अलायंसेस किए कि ऐसा लग रहा था एक जमाने में खत्म हो गया, बीदर पर जो है वो मालवा का कब्जा हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। उसने उसको, उनकी फौजों को शिकस्त हुई, मालवी फौजों को दोबारा फिराया, दोबारा फिर की। उसका बेटा जो था निजाम, वो तकरीबन 9 साल की उम्र थी, 12 साल की उम्र में उसका इंतकाल हो गया। उसके बाद दूसरा इसका बेटा मोहम्मद अथर्ड जो है वो बना बचपन में, तकरीबन 8-10 साल का, 9 साल का था, उसको बादशाह बनाया गया। और उसके बाद जब तक वो बड़ा नहीं हो गया, उस वक्त नरगिस बानो बेगम ने ही पूरे एम्पायर का जो बड़ी इनकी सल्तनत थी, उसका पूरा निजाम उसको दिया। तो इनकी बहमनीज के बारे में यानी
आप देखें कि फिरोज शाह के बारे में मैंने बात की थी। फिरोज शाह ने जो थी वो उस जमाने में ऑब्जर्वेटरीज कायम की थी, स्कूल्स कायम किए थे, कॉलेजेस कायम किए, बंदरगाह कायम की, घोड़, क्योंकि इनके बहमनीज की एक बड़ी, जो मैंने पहले भी तस्करा किया कि इनके पास जो थे, मेरी किताब में तफसील से मौजूद है इसके बारे में, कि पूरा, क्योंकि नॉर्थ से इनका ताल्लुक नहीं था। नॉर्थ में आप देखें कि पहले दिल्ली सल्तनत थी, फिर वीकेंड दिल्ली सल्तनत हो गई, लेकिन उससे क्या हुआ नुकसान कि नॉर्थ के जरिए से इनके पास ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं पहुंचते, तो ह्यूमन रिसोर्सेज और हॉर्सेज सबके लिए इनको, यानी अफगानिस्तान और ईरान और फिर सेंट्रल एशिया के मुल्कों पर डिपेंड करना होना पड़ता था। तो इन्होंने, इनकी जो बिजनेस स्ट्रेटजी थी वो पूरी इंटरनेशनल ट्रेड की जबरदस्त तरीके से। एक और अहम चीज है जिसके बारे में बताऊं कि इनके अक्सर जो फौजी हुआ करते थे, क्योंकि उस जमाने में ये नहीं था कि कौन लोकल है कौन लोकल नहीं है, जो भी अच्छा फौजी होता था, आप देखें कि अफगानों को और ईरानियों को और टर्क्स को उस जमाने में दुनिया भर में बेहतरीन फौजियों के तौर पर जाना जाता था, तो वहां से उनको इम्पोर्ट करते थे, वो लेके आते थे, और वो आमतौर पर ऐसा होता था कि वो यहीं बच जाते। आप देखें महमूद गवान आए, वो यहीं बच गए। फिर जो फाउंडर ऑफ निजाम शाही यानी आदिल शाही सल्तनत जो यूसुफ आदिल शाह, वो खुद ही केम एज अ किड कारवान, बिजनेस कारवान फ्रॉम ईरान, तो वो यहीं बस गया। कुली कुतुब शाह देखें वो भी जो है वो भी आए बाहर से, वो भी बस गए, वो भी बहमनी एम्पायर में आए। तो अभी बाद में उन्होंने फाउंड को जो है कुतुब शाही डायनेस्टी जो है गोलकुंडा की, उसको उन्होंने फाउंड किया। तो उस जमाने में वहां जो था, क्योंकि नॉर्थ से ताल्लुक नहीं था उनका, बिल्कुल नॉर्थ से आप देखें कि वो कोई ताल्लुक ही नहीं था उसका, तो सारे जो उनकी वो होती थी, ट्रेड होती थी, वो सारी उससे होती थी, समंदर के जरिए से होती थी। उनके पास बड़े समुद्री बेड़े हुआ करते थे, फिर उनके पास अपनी नेवल फोर्सेज हुआ करती थी, और अच्छी खासी पावरफुल नेवल फोर्सेज, और कई जंगे हुई आपस में। गुजरात के साथ, गुजरात का जो सुल्तान था उसके साथ भी इनके आपस में झड़पें हुई। शुरू में तो मालवा के साथ इनका हुआ। इनको जो इनका बेहतरीन वक्त जो था बहमनीज का, वो आप देखें कि उससे जो फाउंडेशन से लेकर 1488 तक था, जब तक महमूद गवान प्राइम मिनिस्टर थे। महमूद गवान को जब किसी बात गलतफहमी की बुनियाद पर बादशाह ने कत्ल करवा दिया, तो उसके बाद से कमजोर हो गया, क्योंकि जो मोहम्मद थर्ड जो था, ही वाज स्टिल यंग। ही, मैंने बताया कि उसको नरगिस बानो बेगम जो थी, उसकी माँ ने जब उसको तख्तनशीन किया तो वो 10 साल का बच्चा था। तकरीबन जब 18 साल उसने हुकूमत की, 18 साल के दौरान जो था महमूद गवान के साथ थे, लेकिन गलतफहमी की बिना पर जब उसने उसको कत्ल कर दिया, तो उसके बाद कमजोर हो गई। कमजोर क्या, फिर उसके बाद फिर तकरीबन 1490 से आप देखें निजाम शाही सल्तनत उस जमाने में उसी वक्त तकरीबन बन गई। कुतुब शाही सल्तनत जो था, यानी कुली कुतुब शाह वहां के गवर्नर थे। कुली कुतुब शाह ने वहां पर अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया। अपने नाम से उन्होंने सिक्का यानी खुतबा जारी नहीं शुरू नहीं किया, लेकिन बहमनीज का उन्होंने रोक दिया, और बाद में फिर उन्होंने ईरान के बादशाह, या बल्कि 12 जो शिया इमाम है उसके नाम से खुतबा किया। इसी तरह फिर अली यूसुफ आदिल शाह ने जो है बीजापुर में इस्टेब्लिश किया। तो इन सब के ऊपर जो है उसके बाद डिटेल तकरीबन 70-80 पेज के चैप्टर्स हैं इस किताब में। ऐसे बीजापुर जो थी खुद एक बहुत बड़ी सल्तनत, बीजापुर की सल्तनत जो थी, जब बाहुबली डिसइंटीग्रेट हो गए, वीक हो गए बहुत ज्यादा, तो पहले तो उसने बीजापुर का जो सूबेदार था वो बना दिया उसको यूसुफ आदिल शाह। तो एक और चीज इंपॉर्टेंट जो थी, जो जिसके बारे में बात करना जरूरी है, वो ये कि बहमनी एम्पायर में भी और उसके बाद जो सब्सिक्वेंट जो डेक्कन सल्तनत थी, उसमें एक बड़ा जो बड़ी चीज जिसकी वजह से इनका डिसइंटीग्रेशन और इनका ये कि ये वीक हो गए बाद में, उसकी वजह ये थी कि इनके आपसी इख्तिलाफात शुरू से बहुत रहे। यानी आप सेकंड जो बादशाह था बहमनीज का, वो बहुत मजबूत था, उसने स्ट्रक्चर दिया बहमनी सल्तनत को एक मजबूत। उसके बाद जो था वो एक फॉरेनर्स जो बाहर से इनके पास फौजी आते और सरदार आते और सूफिया आते, और डेक्कनी यानी जो मुसलमान डेक्कन में पहले आए, उन दो ग्रुप बन गए, दो कैंप बन, और ये कैंप बहमनी उसमें भी बहुत मजबूत रहा। और उसके बाद जो है वो तकरीबन उसके सब्सिक्वेंट जो सल्तनत थी उसमें भी बहुत मजबूत। एक और, यानी आप देखें कि मैं उसको, मुझसे कहा गया कि मैं अख्तार से काम लूं, तो मैं 2-3 चीजों के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक जो वहाँ का आर्किटेक्चर है बहमनीज का, जो यानी बहमनीज के जमाने में और फिर उसके बाद जो डेक्कनी सल्तनत थी, उनका अपना एक यूनिक आर्किटेक्चर है, जो आप देखें कि उसमें साउथ का जो स्टाइल का आर्किटेक्चर का उसका भी दाखिल है। दूसरा, ईरान से जो है उन्होंने बहुत सारी चीजों को सीखा, तो उनका आर्किटेक्चर अभी भी किसी हद तक, यानी बड़ी हद तक जो है वो आप देखें कुतुब शाही जो खास तौर पर जो बिल्डिंग्स हैं, जो मसाजिद हैं, जो मकबरे हैं, वो भी महफूज हैं। उसी तरह बीजापुर में आप जाएं तो बीजापुर में तकरीबन ये चीजें बहुत हद तक महफूज हैं। लेकिन दूसरी जगहों पर उसका उस कदर जो है, यानी गुलबर्गा में और बीदर में भी कुछ किसी हद तक ये चीजें महफूज हैं।
खासकर मसाजिद तो अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है वहाँ। लेकिन जो बहुत सारे उनके महल थे, जो जो बाद में यानी जैसे बीजापुर की जो सीज थी, वो भी तकरीबन 17 महीने तक मुगलों के ज़माने में, औरंगज़ेब के ज़माने में थी। फिर गोलकुंडा की सीज तकरीबन रही। तो उसमें शहर में भी बहुत नुकसान हुआ और उनके जो क्या नाम है किले थे उसमें भी मुगल और दक्कनी सल्तनत के बीच में जो टसल रही, औरंगजेब ने जो कोशिश की कि कब्जा कर लें उसके ऊपर, इसका बहुत नुकसान हुआ बाद में। आप देखें जो मराठों का जो राइज के पीछे जो उसका मेन जो रीजन है, वो देखें कि वो मुगलों ने जो वहां पर अपना तसल्लुत जमाने की कोशिश की, उससे मराठे मजबूत हुई, वरना उससे पहले मराठे कभी मजबूत नहीं थे। दूसरी एक अहम चीज जिसके बारे में बात नहीं हुई अभी, वो ये कि इस किताब में एक चैप्टर है टीपू सुल्तान और हैदर अली के बारे में। हैदर अली की जो शख्सियत है वो आमतौर पर लोग उसको नहीं जानते। वो एक बहुत ही फेनोमिनल पर्सनालिटी थी, जबरदस्त। यानी आप उसके बारे में, अपनी शख्सियत उसके बारे में कहें, जो हैदर अली के बारे में, हैदर अली यतीम था बच्चा, जब 5 साल की उम्र में यतीम हो गया। लेकिन उसने, आप देखें, लैक ऑफ रिसोर्सेज, सब चीजों के बावजूद, चैलेंजेस के बावजूद भी उसने सिर्फ तकरीबन 1 डेढ़ 2.5 के अरसे में मैसूर पर कब्जा किया। फिर आप देखें मालाबार, पूरे कर्नाटका, दक्कन का काफी इलाका, उस पर कब्जा किया। हालांकि उस जमाने में काफी कंटेंडिंग जो थी पावर्स थी, वहां पर मराठे थे, अंग्रेज थे, वहां पर निजाम थे। उन सब के बावजूद भी उसने कब्जा किया। अंग्रेजों को फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में जबरदस्त शिकस्त दी और सेकंड एंग्लो मैसूर वार में उसने जबरदस्त, मराठों को भी उसने वो किया। मॉडिफाई करने में वो बहुत माहिर था, लोगों के साथ कैसे एक चैलेंज से आप दूसरे चैलेंज से आप कैसे निकलें और कैसे दुश्मनों को लड़ाएं, उसमें स्ट्रेट, उसमें उसकी जबरदस्त। टीपू सुल्तान जो थे वो खुद, टीपू सुल्तान के बारे में तकरीबन इसमें 30-35 पेज का चैप्टर है, हैदर अली के बारे में भी। लेकिन हैदर अली जो था वो ही वॉज बियॉन्ड हिज टाइम, आप तसव्वुर नहीं कर सकते, कलिस्माती शख्सियत थी वो बिल्कुल। क्योंकि बचपन में यतीम हो गए थे, इसकी तालीम भी ज्यादा नहीं हो पाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने, आप देखें, इतनी बड़ी एम्पायर खड़ी की जिसका एरिया उस वक्त जो था, जो ग्रेट ब्रिटेन का जो प्रेजेंट एरिया है या कर्नाटका का जो अभी एरिया है, उससे बड़ी उसकी सल्तनत थी। हम लोग समझते, जब आप बात करते हैं मैसूर सल्तनत, तो समझते हैं कि मैसूर शहर या आसपास पूरा इलाका, उसके पूरा मैसूर का इलाका, यानी कर्नाटका की सल्तनत जो थी उसमें और भी दूसरे इलाके में आधा इलाका, तकरीबन तमिलनाडु का काफी बड़ा इलाका, मालाबार का इलाका पूरा, वो सारे उसके अंडर में था बहुत दिनों तक। यानी तकरीबन थर्ड एंग्लो मैसूर वार से पहले ये इलाके जो है टीपू सुल्तान के अंडर में भी रहे। लेकिन उसके बाद आधे हिस्से पर अंग्रेज और दूसरे उनके अलाइज काबिल हो गए और उसके बाद फिर 1789 में जो है वो खुद शहीद हो गए टीपू सुल्तान, तो खत्म हो गई उनकी। इसकी जो एक और चीज इसके बारे में बात करनी है वो ये कि हमने आमतौर पर, हम लोगों ने जो पहली जो साउथ इंडिया में सल्तनत है, मदुराई सल्तनत, उसके बारे में हमने उसका नाम नहीं सुना। लेकिन इब्ने बतूता ने उसके बारे में, आप देखें, अपनी किताब में बहुत तफसील से लिखा है। उसके बारे में एक्चुअली काफी बहुत कम सोर्सेज में, रिसोर्सेज के बारे में मौजूद है। इसमें भी बहुत ज्यादा तवील चैप्टर, मेरी किताब में बहुत तवील चैप्टर नहीं है, तकरीबन 25-30 पेज का एक चैप्टर है उसके बारे में। सबसे अहम बात यह कि उस जमाने के 2 बादशाह जो उस जमाने में थे, नासिर नाम था उनका, उनकी मदुराई में अभी भी ना सिर्फ कि उनकी कब्र मौजूद है, बल्कि उस कब्र पर सालाना उर्स होता है। 2 बादशाहों की कब्र है वहां पर, सालाना उर्स होता है। माशाल्लाह बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट किया जाता है उनको गाजी बादशाह के तौर पर लिया। लेकिन विजयनगर एम्पायर ने उनको जो है तकरीबन 1370s के आसपास जो है वो खत्म कर दिया। उनके उनके साथ भी वो मसला था जो बामनीज के साथ मसला था कि नॉर्थ से उनका कोई ताल्लुक नहीं था। तो बामनी सल्तनत और मदुराई सल्तनत के बीच में विजयनगर एम्पायर सल्तनत थी, इसकी वजह से इनको कहीं इमदाद नहीं पहुंच सकती थी और वो वहां ज्यादा ग्रो नहीं कर सके। 40-50 साल तक वो वहां कायम रही, बहुत बड़ा एक अचीवमेंट था। तो